गोपालगढ़ से आप लोगों का इस नए लेक्चर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने अभी चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करना शुरू किया था और उसमें हमने आपको ये हेडिंग बताई थी, जिसमें से जो टॉपिक का नाम था वो साधारण अपवाद यानी जनरल एक्सेप्शंस था। अगर हम जनरल एक्सेप्शन की तरफ जाएं तो इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ना प्रारंभ किए थे। पहला था सामान्य अपवाद और दूसरा था प्राइवेट प्रतिरक्षण। तो इसी को आज हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे और इससे पहले हमारे 6 वीडियो इस पे आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएं, वहां पे आपको सभी का लिंक मिल जाएगा। वहां पे आपको सभी का लिंक मिल जाएगा और आप उसको ओपन करके देख सकते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं अध्याय 4, जिसमें से हम बात करेंगे साधारण अपवादों की तरफ। इसको दो कैटेगरी में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला है हमारा सामान्य अपवाद, दूसरा प्राइवेट प्रतिरक्षण। चलिए एक तरफ हम एक एक डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं। हाँ, ध्यान रखिए इनमें हम उन्हीं चीजों पर डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी नॉर्मल चीजें कभी भी एग्जाम में आपसे पूछी नहीं जाती हैं, सामान्य चीजें आपसे सारी पूछी जाती हैं। तो आप ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है क्या आपको लीव करना है, क्योंकि पढ़ते तो सभी हैं लेकिन स्मार्ट तरीके से जो पढ़ते हैं उन्हीं को सफलता मिलती है। तो चलिए हम बात करते हैं सामान्य अपवादों की तरफ। तो हम बात करते हैं धारा 76 की तरफ। और धारा 76 आपका प्रावधान क्या करता है, तो कहता है विधि द्वारा आबद्ध, विधि द्वारा आबद्ध होने पर, विधि द्वारा आबद्ध होते हुए किया गया कार्य, होते हुए किया गया कार्य, विधि द्वारा आबद्ध होते हुए किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। देखिए धारा 76 क्या बात करती है, बात करती है कि विधि द्वारा आबद्ध होते हुए किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। इसके कहने का मतलब क्या है, इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, तो देखिए इसका मतलब यह है कि कोई भी चीज विधि द्वारा इन्फोर्सेबल हो या प्रवर्तनीय माना जाए, अगर इस प्रकार के कार्य है तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करें तो जैसे कह सकते हैं अनियंत्रित भीड़ पर पुलिस द्वारा किया गया लाठीचार्ज या कह सकते हैं गोलीबारी। देखिए हेडिंग आपकी क्या थी, धारा 76 में विधि द्वारा आबद्ध होते हुए किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए आप एक कानून के संरक्षक की तरह काम कर रहे हैं और आपकी कभी ऐसी जरूरत पड़े कि आपको वहां पे लाठी चलाना या गोली चलाना कंपलसरी हो जाए, तो उस कंडीशंस में अगर किसी की मौत हो जाती है या किसी को क्षति पहुंचती है तो ये जान लीजिए कि आप अपराधी ट्रीट नहीं किए जाएंगे। ये धारा 76 आपके लिए बचाव का कार्य करती है। धारा 76 आपके बचाव में कार्य करती है। क्या कहती है, विधि द्वारा आबद्ध होते हुए किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। ओके, चलिए अब हम धारा 77 की बात कर लेते हैं। धारा 77 भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल बन सकता है 77 से भी।
और ये बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन ये अप्लाई होती है कोर्ट के ऊपर, किसके ऊपर, न्यायालय के ऊपर। तो देखिए न्यायालय के ऊपर क्या होगा, तो न्यायालय में न्यायिक कार्य होगा, तो यहां लिखेंगे हम न्यायिक कार्य, न्यायिक कार्य करते हुए, न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश से, न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश से क्या हो जाए, न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश से अगर गलती हो जाती है, गलती हो जाना अपराध नहीं माना जाएगा। अब आप देखिए न्यायिक कार्य करते हुए किसी न्यायाधीश से अगर कोई गलत फैसला हो जाता है तो उसको भी अपराध नहीं माना जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जो न्याय होता है, जो जजमेंट होता है, वो सबूतों के आधार पर सुनाया जाता है और सबूत जिस पक्ष में होते हैं न्याय उसी पक्ष में मिलता है। तो बाद में अगर कोई बात आती है तो आप जुडिशियल रिव्यू ले सकते हैं। इसके अलावा बाद में अगर आपका अपराध सिद्ध हो जाता है या सिद्ध नहीं होता है लेकिन उसका फैसला पहले ही न्यायाधीश द्वारा दे दिया गया है, तो इस गलत फैसले के बावजूद भी न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश अपराध की श्रेणी में ट्रीट नहीं किया जाएगा, उसको अपराधी नहीं माना जाएगा। ओके, तो ये आपकी 76 और 77 है। अब हम बात करेंगे धारा 78 की तरफ, आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। अब 78 धारा की तरफ चलते हैं, बात करते हैं ये क्या बताती है। अभी तक हमने धारा 76 और 77 को देखा, अब हम धारा 78 पे चलते हैं और 78 भी सेम उसी से रिलेटेड है, बस थोड़ा फर्क किया। जैसे मान लीजिए कि न्यायालय का अनुसरण करते हुए, न्यायालय का अनुसरण करते हुए किया गया कार्य, करते हुए किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा। बात कह रहा है, उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। न्यायालय का अनुसरण करते हुए किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। मतलब क्या हो सकता है इसका? मतलब ये हो सकता है कि न्यायालय ने जो आदेश दिया उसका पालन करते हुए जो भी व्यक्ति पालन करेंगे, ऐसा नहीं है कोई एक व्यक्ति पालन करेगा, जिनका भी उसमें रोल आएगा। जैसे पहले नंबर जल्लाद, जल्लाद क्या करता है? फांसी पे चढ़ाता है, फांसी पर लटकाया जाना। कहने का मतलब है न्यायालय के आदेशों का अनुसरण करके अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वो भी अपराधी नहीं माना जाएगा, उसका प्रोटेक्शन करती है सेक्शन 78 ऑफ द आईपीसी। जल्लाद उसी की कैटेगरी में आएगा और जल्लाद ने अगर किसी को फांसी पर लटकाया जज के आदेश पे, तो वो कभी भी क्रिमिनल नहीं कंसीडर किया जाएगा अंडर सेक्शन 78। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट धारा पे। और नेक्स्ट धारा पे हम लीव करते हैं दो धाराओं को, हम बात करेंगे धारा 81 की। ठीक है, तो धारा 81 पे अगर हम चले, धारा 81, देखिए धारा 81 को स्पेसिफाई किया था हमने आपको सेक्शन 6 के अंतर्गत, जो हमने आपको जनरल स्पष्टीकरण बताने का प्रयास किया था। जो उद्देशिका के बाद वाला चैप्टर था उसमें हमने पहली धारा में आपको बताने का प्रयास किया था कि ऐसा अपराध जो किसी
7 साल के बच्चे से कम उम्र के बच्चे द्वारा किया गया हो, अर्थात एक लिमिट थी कि किसी बच्चे द्वारा अपराध किया गया हो और उसकी उम्र 7 साल से कम हो, तो उसको भी हम अपराधी के अंतर्गत नहीं रखते थे। तो यही यहाँ पे एक्सेप्शन भी मान लिया गया है। तो इसको आप वहां भी पढ़े थे और यहाँ भी पढ़ सकते हैं कि आपको कह रहा है 7 साल से कम, 7 साल से कम उम्र के। अब 7 साल से कम उम्र किसकी होगी? तो जाहिर सी बात है बच्चे की होगी। 7 साल से कम उम्र के बच्चे द्वारा किया गया कृत्य अपराध नहीं माना जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा। ये क्या करती है? बच्चों के प्रोटेक्शन के संबंध में कार्य करती है कि अगर किसी बच्चे की उम्र 7 साल से कम होती है तो उसके द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है। जैसे मान लो चूहा मारने वाली दवा रखी है और छोटा बच्चा आया दूध में मिला दिया, उसको क्या पता है। तो अगर उस दूध को पीने से किसी की मौत हो जाती है तो बच्चे को अपराधी ट्रीट नहीं किया जाएगा, इसलिए कि उसकी उम्र 7 साल से कम है। फिर उसी क्रम में हम सेक्शन 82 की तरफ चलते हैं। सेक्शन 83 धारा 83 एक मिनट आप इसको धारा 82 कर लीजिएगा। आई थिंक ये 82 है। तो 82 धारा है जो 7 साल से कम शिशु को एक्सप्लेन करती है। जल्दी में 81 लिख दिया था हमने। अब ये भी उसी से संबंधित है, ठीक है। उससे संबंधित क्या बात करती है? ये कहती है अगर किसी शिशु बच्चे की उम्र, अगर किसी बच्चे की उम्र 7 से 12 साल के बीच में हो, कितने साल के बीच में हो? 7 साल से बड़ा हो बट 12 साल से कम हो, 12 साल से कम हो, उसके द्वारा भी किया गया कृत्य अपराध नहीं होगा, अपराध नहीं होगा। पुनः टीम पे डाल सकते हैं। अभी तो देखिए सामान्य अपवादों में हम अभी सेक्शन 78 को, 82 को और 83 को डिस्कस किए। यहाँ पे एक सेक्शन हमारी निगाह से और इम्पोर्टेंट लग रहा है, आप धारा 80 को भी डिस्कस कर लीजिए। धारा 80 को यहाँ पे हम डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। धारा 80 को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा सुविधाजनक हो जाएगा। और ये पूछा जा सकता है यहाँ पे, इसको शामिल इसलिए किया गया कि आवश्यकता पढ़ने पर आवश्यकता का सिद्धांत बताती है। आवश्यकता का सिद्धांत कौन प्रस्तुत करती है? तो धारा 80 प्रस्तुत करती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि अगर किसी अपराध के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति का फायदा हो रहा है तो ऐसा अपराध नहीं माना जाएगा। अब बात आप सोचेंगे कि किसी अपराध के द्वारा किसी का फायदा कैसे होगा, तो आइए बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर के आसपास आग लगी हुई है और आप जानते हैं कि आग अनकंट्रोलेबल है, तो फिर क्या काम करोगे कि जिस घर में आग लगी है उसके घर के सटे हुए वाला घर क्या करेंगे? आप गिरा देंगे। तो क्या होगा कि उस व्यक्ति का तो कोई दोष नहीं था जिसका घर गिराया गया,
लेकिन जरूरत थी, उसकी आवश्यकता थी, अगर उस घर को ना गिराया जाता तो सारे बस्ती में आग लग सकती थी, या कह सकते हैं सारे कॉलोनी में आग लग सकती थी। तो इस तरह से उसकी आवश्यकता पड़ी और क्या हुआ कि उसको हमें स्टेप उठाना पड़ा। तो आवश्यकता का सिद्धांत क्या कहता है कि आवश्यकता पड़ने पे किया गया कार्य अगर इलीगल भी होगा तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे आग पर काबू पाने के लिए घर तोड़ना, मतलब जिस घर में आग लगी है उसके पहले वाले घर की बात कर रहे हैं, उसके पहले वाला घर आपको तोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपको पूरे सोसाइटी को आप सेव कर पाएंगे, बचा पाएंगे। तो ये आपके आवश्यकता का सिद्धांत है, वहां पे इसकी आपको आवश्यकता पड़ी। तो ये आपकी कितनी धाराएं काफी महत्वपूर्ण है और आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब हम बाकी धाराओं को लीव करते हैं और डायरेक्ट चलते हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा की तरफ। ओके, तो प्राइवेट प्रतिरक्षा की बात करते हैं। अब आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित जो है। तो इस संबंध में हम डिस्कस करने का प्रयास करते हैं सबसे पहले धारा 96 को। और धारा 96 क्या कहती है? तो 96 कहती है आत्मरक्षा। आत्मरक्षा या फिर आत्मरक्षा में किया गया कोई भी कार्य, आत्मरक्षा में किया गया, सेल्फ डिफेंस की बात कर रहा है, तो आत्मरक्षा में किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है। कहने का मतलब है जैसे आप रात को सो रहे हैं, कोई आया आपका मर्डर करने, आपके मुंह पे तकिया रखा और दबाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन तब तक आपके बगल में रखा है कुछ भी, मान लीजिए जैसे गुलदस्ते का स्टैंड हो सकता है, या कुछ भी आपने उठाया और उसके सिर पे दे मारा, और इस चोट से, सिर पे चोट लगने की वजह से उसकी मौत भी हो जाती है, तो आप यहाँ पे अपराधी कंसीडर नहीं किए जाएंगे, आप यहाँ पे अपराध की श्रेणी से बाहर रहेंगे, क्योंकि आपने सेल्फ डिफेंस में क्या किया है? अपराध किया है। तो अगर ऐसा अपराध जो आत्मरक्षा में किया जाएगा वो भी अपराध की श्रेणी में आता नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट धारा की, और इस क्रम में अब हम धारा 97 की बात करेंगे, धारा 97 की बात करेंगे। और 97 जो 97 सेक्शन है वो क्या बताती है? शरीर और संपत्ति की रक्षा में, देखिए शरीर, अभी हमने ऊपर वाले धारा में देखा शरीर, और यहाँ पे एक चीज और जोड़ दी गई, संपत्ति। दोनों की अगर कोई व्यक्ति रक्षा करता है तो दोनों की रक्षा में किया गया अपराध नहीं होगा, किया गया कृत्य कह सकते हैं, कृत्य अपराध नहीं माना जाएगा, तो कहने का मतलब क्या कह रहा है कि अगर शरीर या फिर संपत्ति की रक्षा में किया गया कार्य ऐसा है जो इलीगल है, या फिर कह सकते हैं कि क्राइम हो चुका है, तो अगर आप संपत्ति की रक्षा में या सेल्फ डिफेंस में कुछ भी काम ऐसा कर देते हैं तो उसको हम अपराध की श्रेणी में नहीं रखेंगे। फिर धारा 98 को भी हम डिस्कस कर लेते हैं लगे हाथ। धारा 98 क्या कहती है जरा देखिएगा, ये पब्लिक सेफ्टी की बात करती है, लोक सुरक्षा की बात करती है। तो लोक सुरक्षा कैसे होगी? तो किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति या शरीर, किसी अन्य व्यक्ति, अब यहाँ थर्ड पार्टी है, यहाँ किसी अन्य व्यक्ति के शरीर ऑब्लिक संपत्ति की
रक्षा में किया गया कृत्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। अब इसका मतलब तो आप आसानी से जान रहे हैं कि किसी अन्य व्यक्ति के शरीर और संपत्ति की रक्षा में, अन्य व्यक्ति कोई और होगा और क्राइम करने वाले आप होंगे। मान लीजिए अगर आपको किसी का गार्ड अपॉइंट कर दिया गया या आपके पड़ोस का कोई कैंडिडेट है, उसके यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है, आप बचाव में जाते हैं और बचाव के दौरान कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो क्राइम की कैटेगरी में आता है, तो फिर क्या होगा कि थर्ड पर्सन आपने उसकी संपत्ति और उसके शरीर के बचाव के लिए ऐसा किया, इसलिए आप अपराध की श्रेणी से क्या रहेंगे, बाहर रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 99 की, धारा 99 की। ठीक, अब इसमें देखिए धारा 99 इस पे रोक लगाने का प्रयास करती है, प्रोहिबिशन करती है। क्या कहती है कि आत्मरक्षा में किए गए कार्य को सीमित करना, किए जाने वाले कृत्य को सीमित करना। अब कहने का मतलब है अगर आप सेल्फ डिफेंस में, बहुत कभी कभी तो सेल्फ डिफेंस का फायदा भी लोग उठा लेते हैं, आपने देखा होगा सेल्फ डिफेंस का फायदा कैसे उठाते हैं, तो जानबूझकर अपने बाह पे गोली मारेंगे और सामने वाले के सीने पे गोली मारेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी बाह पे लगेगी तो आप हर हाल में क्या होंगे, बच जाएंगे, लेकिन सामने वाले को तो अब आपकी बहुत तगड़ी दुश्मनी है तो आप तो निपटा ही लोगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि आत्मरक्षा को भी क्या कर दिया गया है, सीमित कर दिया गया है, लिमिटेड कर दिया गया है। तो यह बात आप ध्यान रखेंगे, इसको सीमित कर दिया गया। जैसे पुलिस वाले ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, घुटने पे गोली मार सकते हैं, तो उनके भी अधिकार को क्या किया गया है, यहाँ पे लिमिटेड करने का प्रयास किया गया है अंडर सेक्शन 99। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट धारा 100 की। अब धारा 100 में भी कुछ चीजें हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, बाकी फिर हम आएंगे 103 पे, बाकी ये आपको ये चैप्टर लगभग खत्म ही है। तो धारा 100 के बारे में अगर हम बात करें तो क्या कहता है, आत्मरक्षा में मृत्युकारित, आत्मरक्षा में मृत्युकारित ठीक है, आत्मरक्षा में मृत्युकारित कम कर सकते हैं, अब जैसे मान लीजिए कि आत्मरक्षा में मृत्युकारित कम कर सकते हैं, जैसे अगर यहाँ पे देखें तो कभी कभी किसी को फांसी की सजा होती है और कभी कभी किसी को उम्र कैद की सजा होती है, किसके उपलक्ष्य में, जब कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर देता है। लेकिन अगर वो आत्मरक्षा में किया गया मर्डर है और आप नेग्लिजेंस के लिए थोड़ा बहुत भी दोषी पाए जाते हैं, तो आपकी सजा को जो मृत्यु दंड होता है वो मृत्यु दंड न होकर कुछ कम किया जा सकता है, लेकिन आप सजा के भागीदार होंगे। तो ये क्या करता है, ये मृत्युकारित को कम करता है। अगर आप सेल्फ डिफेंस में क्या करते हैं, तो मान लीजिए किडनैपिंग वाला मामला इसमें आ सकता है, किडनैपिंग वाला और रेप वाला, ये सब सारे मामले इसमें आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 103 की, धारा 103 की।
103। इसमें भी एक बात बोली गई है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संपत्ति की रक्षा में मृत्यु कारित। अब यही चीज संपत्ति की रक्षा में भी है, तो संपत्ति से संबंधित क्या कर सकते हैं, संपत्ति की रक्षा में यही चीज है मृत्यु कारित। मृत्यु कारित क्या होगा, कम कर सकते हैं। कहने का मतलब है जो आपका धारा 100 बताती है वही बताती है 103, बस यहाँ पे सेल्फ डिफेंस से संबंधित था और यहाँ पे संपत्ति से संबंधित मैटर को डिस्कस किया गया था। तो ये देखिए, ये पूरा जो सेक्शन था वो क्या बता रहा था कि अगर हम साधारण अपवाद पे चले तो सामान्य और प्राइवेट प्रतिरक्षा दो थे, दोनों को हमने आपको डिस्कस करने का प्रयास किया और उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एकदम देसी तरीके से। आगे हम बात करेंगे उत्प्रेषण की तरफ, ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।